नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन आवाज समाचार बजने वाले हैं शाम के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। The chief economic advisor has also commented in his preface. He's elaborated on how 7% is not difficult to achieve. 7% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना बड़ी चुनौती नहीं। बजट के बाद नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत में तेज ग्रोथ को लेकर मजबूत उम्मीद, फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य घटाकर रेटिंग एजेंसियों को दिया संदेश। No, I wouldn't want to comment on any one particular company, but fintech is an area in which all of us are very enthusiastic. India has contributed a lot in this sector. पेटीएम के मुद्दे पर टिप्पणी से एफएम का इनकार। राहुल जोशी से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत में फिनटेक कंपनियों को लेकर सभी उत्साहित, दुनिया की नजर भारत की तरफ। आंकड़े सभी रोजगार की सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं बड़े बदलाव। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली एफएम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रहे हैं हालात। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद ऊपरी स्तरों से आज फिसला निफ्टी। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से 900% गिरकर हुआ 900 पॉइंट से ज्यादा फिसला। इंट्राडे में मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। गुजरात सरकार ने पेश किया 3.32 लाख करोड़ रुपए का बजट। नहीं लगाया कोई नया टैक्स। इंडस्ट्री के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन। स्क्रैपिंग में वाहन देने पर सभी बकाया सरकारी टैक्स माफ। जेएम नेता चंपई सोरेन बने झारखंड के नए सीएम। आरजेडी नेता सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के आलमगीर आलम भी बने मंत्री। इधर सोरेन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब 5 दिन रहेंगे ईडी की रिमांड में। अंतरिम बजट पेश करने के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने सही मायने में वोट ऑन अकाउंट बताया बजट को और कहा कि ये सबका साथ सबका विकास वाला बजट है। उन्होंने इसे सेकुलरिज्म इन एक्शन बताया। इसके अलावा एफएम ने देश की जीडीपी तेजी से बढ़ने और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के बारे में भी बातें कहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 7% की ग्रोथ हासिल करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य घटाकर रेटिंग एजेंसियों को संदेश दिया है। Nirmala ji, you've steered the economy in difficult times. You know, if I look at your last 5 years, there's been the pandemic. Right now, 2 wars are going on. Even then, we are projected to grow at 7.3%. Now, if I were to look at the nominal GDP, which has grown only 10.5%, consider an inflation of 4.5%, do you think that 7% itself would be challenging? I mean, do you think it is realistic for us to grow on those lines? The chief economic advisor has also commented in his preface. He's elaborated on how 7% is not difficult to achieve. Globally also, the various organizations which look at economies of all countries, like IMF for instance, has also enhanced their own assessment. So upgrading our growth estimates is not just singularly our business. People are seeing that fundamentally a lot of activities are happening. The robustness of the economy has not slackened anywhere. It has maintained its, the buoyancy with which things are happening, not just revenue collection when I'm talking of buoyancy. So there is reason to believe, yes, it is possible. And the deflator, not just the inflation, but the deflator itself
is constantly, meaning we are looking at controlling inflation, the other factors fall in place, so the deflator itself then plays a role, and therefore we are confident that on the one hand we'll be able to manage inflation, and on the other to keep the robustness in growth so that it is sustained growth. We have made every effort to look at both growth driving elements and inclusivity driving elements so that nobody is left out from this growth process, both to contribute and to gain from. वहीं अभी पेटीएम के मुद्दे पर भी राहुल जोशी ने वित्त मंत्री से सवाल किया, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि वो किसी एक कंपनी पर टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन इस सेक्टर को लेकर सभी उत्साहित हैं। RBI has imposed restrictions on the operations of Paytm Payments Bank. I don't, want to go into the details, but just a question is, what is your message to the fintech industry? Is there more than meets the eye in this case, or are we going to be cautious when it comes to the fintech sector? No, I wouldn't want to comment on any one particular company, but fintech is an area in which all of us are very enthusiastic. India has contributed a lot in this sector. India's contribution in this sector has been globally recognized. Today, if people are looking at solutions, fintech solutions, they are looking to India. Our youth have contributed a lot and built capacities for themselves. This is an area which we'll certainly like to work with and encourage. I'm not commenting on any one company. That's heartening to know for the fintech industry. Thanks for the message. You have been tightening things around. Would you think that the RBI should loosen now? Well, RBI does take its own call, but I will appreciate the RBI for working together with the stakeholders. And they take a call, I'm sure they take a call that keeping growth in mind. They've been steady, I suppose. They'll continue to be steady is my expectation and hope. वहीं बढ़ती इकोनॉमी के बीच नौकरी और रोजगार का सवाल एक बड़ी चिंता है। राहुल जोशी ने इस बारे में एफएम से सवाल पूछा। एफएम ने कहा कि जॉब क्रिएशन पर काफ़ी काम हुआ है और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चीज़ें बदल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो आंकड़े हैं वो जॉब मार्केट की सही तस्वीर नहीं दिखा रहे। One thing related to the job market, especially if you look at the campus recruitment in engineering colleges and MBA colleges. So on one side there is this. The economy is doing well, and all indicators point to that. But on the other hand, the campus recruitment this year has been muted. Salaries have been lower. Many students have not got a job offer yet. How do you see this, in relation to the overall big picture? See, the question about employment, I'm afraid we are repeatedly focusing only on those indicators pertaining to the formal economy, which is important. I am not denying its role. So college recruitments, IIM like campuses are important. But equally the jobs that are getting created in the middle and lower order are not getting counted at all. I would look at the way in which banks and their credit offtake is happening. In small and medium businesses, the new companies which have got registered, which is a data which I have put out from the MCA, the number of new companies which have started are certainly not people who are being recruited for jobs. They are people who are investing money, believing in their skills, registering a company, and probably giving jobs for others. Why would new companies get registered in a bigger number than before if employment is not being offered? The companies cannot operate in vacuum without human beings in them. So I think a fairer, open, and an exhaustive picture of India's employment, both in the formal and non-formal areas, will have to have some kind of a wider base with which, and we need to bring in such data so that the discussion can be more informed. And I think the global slowdown is also having an impact on our jobs, especially at the higher end, right? I mean, in IIM campuses or engineering colleges, etc. Equally, because of the way in which
artificial intelligence is coming, the kind of job requirements that are expected of new recruits are also changing. Yes. So the people with old skill sets are now expected to have additional newer skill sets for entering into a certain area which till now did not exist. So we are lots of calibrations are required in understanding this. That's right. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताया कि महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। उन्होंने राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हर कमोडिटी के प्राइस कंट्रोल का तरीका अलग है और सरकारी कमेटी हर कमोडिटी पर नजर बनाए हुए है। You managed inflation very well in the past few years. What about food inflation? That's really pinching the common man. Pulses are up 20%, vegetables 27%. Any plan to sort of rein in food inflation? See, food inflation cannot be spoken as one basket. Yes. Or one item. It has so many different components. If pulses are becoming more expensive, we are import dependent to meet adequacy in meeting their demand. In the sense we are not self-sufficient. We need to import to meet our demand, and when you depend on imports, the prices are determined by the supplier, not by us. So when it is pulse or dal, where the prices have to be controlled, so much has to be done well in advance. If you know your crop is only X and not what you need, then you pre-plan imports. You have to touch on very many countries to get the imports and so on. And in that, of course, the role of the traders is very important. Yes. That is one thing. Second is you're looking at other seasonal vegetables, which can equally be affected by drought or by excess rain. That's true. No import substitution or no import in the last minute can help us. If suddenly one particular crop, say of potatoes or onions or tomatoes, are lost, the last minute procurement from somewhere else is also fraught with difficulties. That's good. So the treatment for controlling price for pulses and the perishable crops and, let's say, rice which can be stored are all very different. And that is why there is a committee in Government of India which looks into this and makes sure that periodically you're able to get in time those based on estimates. It's an ongoing job. It's not with a deadline. It has to keep happening. Yes. And I think largely the committee has been successful. Otherwise, we couldn't have been closer to the policy range. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर कुछ रिफॉर्म हुए हैं और कुछ जारी रहेंगे। वहीं इनकम टैक्स की दरों में क्या फुल बजट में कोई बदलाव होगा, इस सवाल के जवाब में एफएम ने हंसते हुए कहा कि वो अभी से कुछ कहना नहीं चाहती हैं। Yesterday in your budget speech, you were very appreciative of, income tax payers. In fact, the number of income tax, people paying income tax has gone up. Collections are up 2.4 times. You were quite appreciative. In fact, I thought you just stopped short of sort of giving them something back because, it was a vote on account. My question is that, salaried people are paying 30% today, whereas corporates pay 22% tax. In the longer term, directionally... Corporates meaning as an entity, yes, as an that's right. So I'm saying in the longer term, directionally, do you think you would align this in some way or the other? I'm talking about the longer term. Well, the direct taxation reforms are a steady job in the pipeline, and some results come out and more work is happening. So direct taxation is something on which ease of the taxpayers' facilitation which has to be improved. And also, one of the things happened yesterday, one of the serving the customer better business in the taxation regime happened yesterday. But more work can always be done. Yes, so salaried can be more hopeful in the coming days in your July budget. I'm not saying anything now. No, I know that. I mean directionally over the long term. तो वित्त मंत्री का ये पूरा इंटरव्यू आज रात आप देख सकते हैं 8:57 पर CNBC आवाज़ पर। लेकिन अभी और बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। वहीं पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर भी राहुल जोशी ने निर्मला सीतारमण से बात की। इस पर एफएम ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में पॉलिसी स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। निर्मला जी,
as when it comes to the markets, Nirmala Sitharaman can do no wrong. Last 2-3 years, markets have been on a roll. My question is, can you assure the markets and its participants that there will be stability in the capital gains tax regime? And I ask this question because last year you had tweaked, the debt market, the debt mutual funds in your budget speech. So, is there stability around the corner in the foreseeable future? Policy stability is one thing which Prime Minister really lays a lot of emphasis on. Yes. He doesn't like periodic tweaking. He would tell you it's only 2 years, it's only 3 years, let it play out, let it settle down and so on. So he's never in favor of quick twists and turns. And this is not me saying, people who have observed him for his tenure as Chief Minister will know that the biggest strength under Prime Minister Modi is stability in policy. So that's a singular line reply that I can give for it. Right. No surprises. I mean, long-term stability in policy. जी, तो जैसा मैं कह रहा था कि ये एफएम का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे सिर्फ CNBC आवाज़ पे। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ आज रात 9 बजे, जहां पर वित्त मंत्री के साथ राहुल जोशी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप एक बार फिर देख पाएंगे पूरा रात को 9 बजे। बजट में रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान हुआ है। तो कैसे बनेंगे ये कॉरिडोर और इनका फायदा क्या होगा, समझने के लिए देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। 3 नए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं, जो सीमेंट के लिए है, माइनिंग। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है, कॉरिडोर है। हाँ। ये मैं पूछना चाहता हूं, पहले के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये जो स्पेशल कॉरिडोर कैसे अलग होगा? मैं इसको समझाता हूँ। ये कॉरिडोर प्रोग्राम है। कॉरिडोर प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी ओरिजिन्स हैं, मान लो एक स्टील का प्लांट है तो वो ओरिजिन हुआ। मान लो किसी शहर में जहाँ पे घर बन रहे हैं वो डिमांड मार्केट। मान लो एक सीमेंट का प्लांट है वो ओरिजिन हुआ। मान लो जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है उसका वो डिमांड हुई। मान लो एक पैसेंजर्स का बड़ा हब है पटना और बहुत सारे नीचे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हुए, बेंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, चेन्नई हो गए। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन, इसकी सबसे इम्पोर्टेंस होती है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में। तो सारे देश भर के नेटवर्क में सारे ओरिजिन्स को रखा गया, सारे डेस्टिनेशंस को रखा गया। इन सबको PM गति शक्ति पोर्टल पे मैप किया गया। मैप करके एग्जिस्टिंग नेटवर्क की कैपेसिटी उस पर डाली गई। नई कैपेसिटी कितनी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, आने वाले कई वर्षों तक के हिसाब से एनालिसिस करके, वैसा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मान लो कहीं पे नई लाइन की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे डबलिंग की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे ट्रिपलिंग करने की ज़रूरत है, वो सारी मैपिंग हो गई। वो सारी की सारी 2 साल में एक्सरसाइज की गई है। 18 से अधिक मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है, सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ विचार विमर्श किया गया है, राज्य सरकारों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुआ है। ऐसा करके बड़े कंसल्टेशंस के बाद में ये तीनों कॉरिडोर प्रोग्राम्स आए हैं। इन तीनों कॉरिडोर प्रोग्राम में करीब 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनेंगे। नए ट्रैक बनेंगे। हाँ। डबलिंग छोड़ के। डबलिंग मतलब नया ट्रैक बना ना। हाँ ठीक है, समझिए। एक ट्रैक के साथ दूसरा ट्रैक बना तो नया बना। हाँ, तो उसको मिला के 40। हाँ, टोटल नए ट्रैक बनेंगे, 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनेंगे। मतलब जर्मनी का जितना नेटवर्क है उतना इसमें भारत में अपना। कब तक कुछ आप लोगों ने? ये 8 वर्षों का प्रोग्राम है, 6 से 8 साल का प्रोग्राम है। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी सारी प्री एक्सरसाइज जो कहते हैं वो हुई है। लागत कितनी आएगी इसमें? करीब 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सरकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की माफ कीजिए समीक्षा का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और ना ही टैक्स की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा। ये कहना है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार टैक्स नोटिस की संख्या में कमी लाने की कोशिश कर रही है। अंतरिम बजट में इस प्रकार का कोई भी बड़ा घोषणा या बड़ा बदलाव करना वैसे भी उचित नहीं। और कैपिटल गेन के बारे में जो स्पेशली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में जो बात है, मेरा ऐसा मानना है कि उसके ऊपर में चर्चा ज्यादा हो रही है और उसमें कोई ज्यादा अंतर जो है टैक्स दरों में, जो विभिन्न एसेट क्लासेस में जो टैक्स दरें हैं, एक 10% की टैक्स दर है जो कि शेयर्स के ऊपर में है लॉन्ग टर्म में,
और एक 20% है, वो लगता है 20% है, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का लाभ जब देते हैं तो हमने ये एक अनुमान लगाया है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इंडेक्सेशन का वहां पे लाभ मिलता है, तो वो भी करीबन 11% ऑन एन औसतन 11% ही बैठती है। जो मुझे वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस अंतरिम बजट में भी फिस्कल प्रूडेंस पे काफ़ी ज़्यादा जोर देगी। फिस्कल डेफिसिट में बहुत ज़्यादा छूट देने के मूड में सरकार नहीं है, फिर नरमी बरतने के मूड में सरकार नहीं है। We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22. चालू कारोबारी साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है जो 5.9%, उस पर तो सरकार मुझे लगता है बरकरार रहेगी। हो सकता है कि 5.9% से भी कम का आंकड़ा दिखाए चालू कारोबारी साल के लिए। अगले कारोबारी साल के लिए जितना इस साल है उतना तो रखेगी, उसमें और कटौती करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. वो जातियां हैं जिसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी हां, महिला, गरीब, किसान और युवा, इन 4 जातियां फिर कहीं इन 4 वर्गों के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadatta. बजट में विनिवेश यानी डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा ठंडा रुख अपना सकती है, या फिर कहें कि डाइवेस्टमेंट का बहुत जिक्र ना मिले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिस्कल पोजीशन के लिए इतना पैसा हमें लाना ही लाना है। वो हमने उस अप्रोच को छोड़ दिया। बैलेंस के लिए इतना पैसा हमें चाहिए, वो बात चाहिए ही चाहिए, जो भी प्राइस हो बेच दो, वो हम अभी नहीं करें। जी हाँ, तो बजट का सरताज यूं ही नहीं है। CNBC आवाज़ लगातार 19 सालों से बजट से पहले, बजट के दौरान और बजट के बाद आपके लिए बजट एक्सक्लूसिव्स, वो खबर जो बजट से जुड़ी आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे पहले लेकर आने की परंपरा CNBC आवाज़ हमेशा निभाता है। चलिए अब आज के बाज़ार की भी यहाँ पर हम लगे हाथों बात कर लेते हैं। तो अगर हम आज के बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में आज अंतरिम बजट के बाद एक भारी उतार चढ़ाव का मूड था। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी आज एक वक्त तेज़ी दिखा रहे थे। वहीं बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से बाद में 900 अंक से ज़्यादा गिर गया। सेंसेक्स 440 अंक चढ़कर 72,086 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 156 अंक चढ़ा। निफ्टी ने तो आज अपना एक लाइफ टाइम हाई भी बनाया था, लेकिन उसके बाद वो बढ़त थोड़ी जाती रही। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए और ठीक ठाक बढ़त लेकर भी बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी खुद को नहीं संभाल पाया और यहाँ पर हमने देखा कि 0.5% की गिरावट बरकरार रही और जैसा कहा कि अपनी ऊंचाई से 900 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। गुजरात सरकार ने 3.32 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया है। इसमें इंडस्ट्री के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। हाइलाइट्स जानते हैं अपने संवाददाता केतन जोशी से। देखिए, आज गुजरात सरकार ने अपना बजट पेश किया और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 3.32 लाख करोड़ का है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। खास बात यह है कि गुजरात की जनता के ऊपर कोई नया टैक्स है वो लगाने को नहीं है, यानी कि टैक्स फ्री ये बजट है और सरप्लस भी बजट ये रहने वाला है। आगे जाकर जो अगर मेन बातें हैं तो जो गिफ्ट सिटी है वहाँ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर 33 करोड़ और गिफ्ट सिटी में अहमदाबाद के तर्ज पर साबरमती रिवर फ्रंट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो गिफ्ट सिटी में अगर आप कुछ समय के बाद आएंगे तो यहाँ रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा। उसके ऊपर 100 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है। महत्वपूर्ण बाबत यह है कि ग्रीन गुजरात के तहत जो 8 साल पुराने व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसको अगर आप स्क्रैपिंग में डालते हैं तो अगर उस व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स लगता है या तो थर्ड पार्टी कोई क्लेम बचता है तो उसको यहाँ पर आपको नहीं भरना पड़ेगा, यानी कि 700 करोड़ की बचत गुजरात के नागरिकों के ऊपर होगी।
इंडस्ट्री जो कि गुजरात की एक आइडेंटिटी है उसके ऊपर 9,200 से भी ज्यादा करोड़ की प्रावधान की गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा, जो साणंद में माइक्रोन का जो प्लांट है वहां पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, सेमीकंडक्टर यूनिवर्सिटी लगाने के लिए गुजरात सरकार माइक्रोन के साथ मिलकर एक यूनिवर्सिटी लगाएगी जिसमें 33 करोड़ खुद गुजरात सरकार देगी। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात में आने वाले दिनों में काफी कुछ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बदलाव होगा। गुजरात में अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसी बात को मद्देनजर 7 नगर पालिका को महानगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ये भी अपने आप में एक खास बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुजरात का आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगा। और बहुत बड़ी बात यह कही है कि ज्ञान के ऊपर, जो केंद्र सरकार के तर्ज पर ज्ञान के ऊपर यहाँ पर काफी फोकस किया गया है। और 2047 तक गुजरात की जो इकोनॉमी है वो 2.5 ट्रिलियन से बढ़ाकर आगे ले जाने की एक बात है, जो अभी 0.28 ट्रिलियन है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल गुजरात का ग्रोथ है वो काफी आगे बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए सस्ता चावल देने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार इस महीने के आखिरी हफ्ते में भारत राइस को बेचने की तैयारी कर रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि ये चावल 29 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाएगा। The government has done is with regard to the introduction of Bharat Chawal, which will be launched next week. And here the rice is being supplied by Food Corporation of India to the 3 entities, NAFED, NCCF and Kendriya Bhandar. And in turn, they have been advised to have the maximum retail price at 29 rupees. Okay. So we are further targeting the areas in the country where the prices are higher than the national average to ensure that the targeted intervention is made in these areas to bring down the prices of rice. ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। करीब 30 साल बाद ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में शंख और घंटे की आवाज़ों के बीच हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दिया। वाराणसी जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन को पूजा का आदेश दिया था, जिसके 8 घंटे बाद ज्ञानव्यापी में पूजा शुरू हुई। इन सब के बीच ज्ञानव्यापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पुलिस जुमे की नमाज को लेकर काफ़ी सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हो गई है। आखिरकार झारखंड में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई को शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस से आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बने हैं। हालांकि राज्यपाल ने चंपई को 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। बता दें कि बुधवार को चंपई सोरेन ने सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा किया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि आज रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा वित्त मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ CNBC आवाज़ पर, जिसे लेंगे नेटवर्क एडिटर इन चीफ राहुल जोशी। तो ये खास इंटरव्यू आज रात 9 बजे बजट पर।